हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। राइट, कौन थे ये इंडिजिनियस पीपल, क्यों इनको डिस्प्लेस किया गया? राइट, तो ये इंडिजिनियस पीपल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मूल निवासी थे। मूल निवासी को कहा जाता है इंडिजिनियस पीपल। क्यों इनको डिस्प्लेस किया गया और इनकी जगह पर जो यूरोपियन लोग आए थे, क्यों वहां पर आकर सेटल्ड हो गए थे और इनको इन्हीं की जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया। और डिस्प्लेस करने के बाद खुद वहां सेटल्ड हो गए और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को वहां पर बढ़ाने लगे, कॉलोनीज बनाने लगे अलग अलग कंट्रीज में जाकर के। साथ में हम पढ़ेंगे इसमें वैम्पम बेल्ट के बारे में, गोल्ड रश के बारे में और साथ में पोर्तुगीज और स्पेनिश के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। सारी की सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। तो पहले क्या करते हैं, यूरोपियन इम्पार्टेशन, अमेरिकन एम्पायर। तो ये जो अमेरिकन एम्पायर है, देखो अगर हम बात लेकर चलें कि किस तरह से जो हमने पिछले चैप्टर में चेंजिंग कल्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि जो डेवलपमेंट हो रही है, हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिटिकली डेवलपमेंट हो रही है, सोशल तौर पर भी डेवलपमेंट हो रही है। राइट, और बहुत तरह की डेवलपमेंट की वजह से अब चीज़ें भी बढ़ने लगेगी, एक्सटेंड होने लगेगा, चाहे वो ट्रेड को लेकर लगा लीजिए, पॉपुलेशन को लेकर लगा लीजिए, मतलब हर चीज का धीरे धीरे से एक्सपेंशन होने लगेगा। राइट, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अमेरिकन एम्पायर ऑफ द स्पेन। तो ये जो अमेरिकन एम्पायर ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल, तो स्पेन एंड पुर्तगाल जो कि अमेरिकन एम्पायर के ही अंडर में आते हैं। तो वहां पर 17वीं सेंचुरी के बाद किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, किसी तरह का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था। इसी टाइम में 17वीं सेंचुरी के जो नियर अबाउट है, उसी टाइम में जहां पर यहाँ ये जो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो अदर साइड से ड्यूरिंग दैट सेम टाइम द कंट्री लाइक द फ्रांस, हॉलैंड एंड ब्रिटेन बिगेन टू एक्सटेंड द ट्रेड एक्टिविटी। ये जो चालाक कंट्री थी, कौन कौन सी, ये जो फ्रांस थे, हॉलैंड थे, ब्रिटेन थे, ये आकर के अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी कि जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर वो दूसरे देश में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर सेल परचेज करते हैं, वहां से कोई प्रोडक्ट उनको सेल करना होता है या वहां से कुछ लाना होता है, तो ये सारी की सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जाकर के अलग अलग कंट्रीज में जाकर के उनको अपनी कॉलोनी बनाने लगी। आपको भी पता है कि जैसे हमारा इंडिया, ब्रिटेन ने हमारे इंडिया को कॉलोनी बनाया था, तो आया था तो वो ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रूल करने लग गया था। तो सेम ऐसे ही ये जो ब्रिटेन, हॉलैंड और ये जो ये फ्रांस थे, ये अलग अलग कंट्रीज में जाकर के और वहां पर क्या करने लगे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने लगे, क्योंकि इससे इनकी ना क्या होती थी, इकोनॉमिक जो एक कंडीशन होती है या इकोनॉमिकल जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, इनके पास पैसा आने लगा। तो एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिश द कॉलोनीज इन अमेरिका, और अपनी कॉलोनीज का मतलब होता है बच्चे, जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे पुअर कंट्री के ऊपर जाकर के रूल करने लगती है, ठीक है, अपना हक जमाने लगती है, तो वो कंट्री क्या कहलाती है, उस कंट्री का वो जो कॉलोनिज्म पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से उनका कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया था, यानी कि इंडिया में कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया था, कॉलोनिज्म आ गया था। राइट, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी पुअर कंट्री के आकर के और उस पर रूल करने लग जाती है, एक तरह से अपना हक जमाने लगती है, तो उसको कॉलोनिज्म कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, ये जो हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग थे, इन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेकर के और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसी कॉन्टिनेंट में जा करके, अलग अलग कंट्रीज में जा करके अपने ट्रेडिंग को उन्होंने एक्सटेंड किया। आयरलैंड ऑल्सो वॉज द वर्चुअली अ कंट्री ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो आयरलैंड है, ये भी क्या था, वॉज ऑल्सो द वर्चुअली कॉलोनी। तो इन्होंने इंग्लैंड ने क्या किया, आयरलैंड को अपनी कॉलोनी बनाया। फॉर एग्जाम्पल, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने अपना सामान सेल करने के लिए इस आयरलैंड को भी क्या बनाया, अपनी कॉलोनी बना लिया, यानी कि यहां से प्रोडक्ट जाकर वहां पर सेल हुआ करते थे। इस तरह से इंग्लैंड ने किसको अपनी कॉलोनी बनाया, आयरलैंड को। एज द लैंड ऑनर देयर वर द मोस्टली इंग्लिश, और ये क्या थे, एज द लैंड ऑनर्स देयर आर, और जो लैंड ऑनर्स थे, वहां के मालिक जो थे, वो स्पेशली क्या होते थे, इंग्लिश होते थे। तो इंग्लिश सेटलर्स, मोस्टली इंग्लिश सेटलर्स होते थे। प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट ड्रो पीपल टू द एस्टैब्लिश कॉलोनीज। तो मैंने क्या कहा, जाकर के अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अपनी कॉलोनीज वहां पर स्टैब्लिश करने लगेंगे, उनके ऊपर वहां जाकर रूल करने लगेंगे। जाएंगे तो ट्रेडिंग के पर्पज
पर्पज से, लेकिन देखेंगे कि वहां पर चीजें बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड है, तो वहां पर धीरे डेवलपमेंट भी होगी, साथ साथ में वो अपनी एक्टिविटीज भी करते रहेंगे और उसी के साथ साथ में वो डेवलपमेंट भी होती रहेगी, राइट। उसके बाद नेचर ऑफ द कंट्रोल ऑन द कॉलोनियल्स वेराइड, तो नेचर ऑफ द कंट्रोल ऑन द कॉलोनीज वेराइड। अब ये लोग जाकर के अगर किसी दूसरी कंट्री में अपनी सेटलमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया, तो ब्रिटिशर्स के आने से ऐसा नहीं कि सारी चीजें बेकार बेकार हुई थी, उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना, जैसे रेलवे का कंस्ट्रक्शन चलाया था, ठीक है, रेलवे के कंस्ट्रक्शन के बाद में रेलवे आने जाने लग गई थी, राइट। ट्रेन के आने जाने से क्या हुआ था कि जो सामान होता है वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाने लगा। अब लोग वहां कर क्या करेंगे कि उनको काम भी मिल रहा है, ठीक है, उस जो कॉलोनी बनाई है जिन लोगों ने, उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, साथ में जिस एरिया में वो रहेंगे साथ में उनके लिए भी कुछ ना कुछ वहां पर अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या करेंगे, यहां पर ट्रेडिंग के पर्पज से वो ना आकर के अब वो दूसरी तरफ जाएंगे और इनके ऊपर रूल करने लगेंगे। अब ये क्या है, आपने देखा ये जो ब्लू कलर का पूरा एरिया है, ये क्या है, पूरा स्पेन, ये पुर्तगाल है, और ये जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा क्या है, ये रेड कलर का एरिया है, ये सारा का सारा क्या है, ये है आपका स्पेन, ठीक है। और पुर्तगाल का जो ट्रेडिंग रूट था, ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये पुर्तगाल का ट्रेडिंग रूट था, और साथ में हम स्पेन का अगर ट्रेडिंग रूट देखें तो ये पूरा का पूरा रेड डॉट में जो आपको वे दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा क्या था, पुर्तगाल का ट्रेडिंग रूट था, राइट। अब चलते हैं आगे, सेटलर्स एंड द नेटिव्स। अब ये सेटलर्स कौन होते हैं, देखना जरा, सेटलर्स, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, सेटलर्स कौन होते हैं। सेटलर्स इज यूज टू डच इन द साउथ अफ्रीका। सेटलर जैसे वर्ड को यूज फॉर द डच, ठीक है, डचों के लिए यूज किया करते थे, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। द ब्रिटिश इन आयरलैंड, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका, द ब्रिटिश इन आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोपियन इन अमेरिका। मतलब सेटलर्स वो होंगे जो अलग, फॉर एग्जाम्पल की कोई कंट्री है, उस कंट्री में उस कंट्री के नेटिव पीपल ना होकर के कोई दूसरे आकर वहां सेटल्ड हो जाते हैं, तो उनको सेटलर कहा जाता है। मतलब नेटिव पीपल वो होंगे जो वहां के मूल निवासी होंगे, उनका जन्म भी वहीं हुआ होगा, वहीं पर वो पले बड़े होंगे, वहीं पर वो सारी एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन ये जो सेटलर्स होते हैं, ये दूसरी कंट्री से आकर के वहां बसने लग जाते हैं, इनको सेटलर्स कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेटिव पीपल लेट द सिंपल, जो नेटिव पीपल होते थे ना, वहां के जो मूल निवासी होते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ लीड किया करते थे, इनके अंदर कोई चंट चालाकी नहीं थी, इनके अंदर कोई स्मार्टनेस नहीं थी, और इसी बात का और इसी वीकनेस का फायदा उठाएंगे यूरोपियन लोग आकर के, राइट। और दे डिड नॉट काम एंड द राइट ओवर लैंड। इतने ज्यादा काम थे, उनको नहीं पता था कि हमें लैंड को भी क्लेम करना होता है, कि ये लैंड हमारी है, हमें इससे कोई नहीं भगा सकता। तो इस तरह के राइट को ना वो जानते नहीं थे, वो तो बिल्कुल सीधे मन से, सिंपल मन से ये कहा करते कि जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे वो लोग दूसरे भी आकर के रहने लग जाते हैं। तो किसी तरह इनके अंदर ना वो स्मार्टनेस नहीं थी, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखो ये कौन थे, ये सेटलर्स थे, और ये कौन थे, वहां के नेटिव्स थे। अब ये सेटलर्स क्या करेंगे, सेटलर ना इनको जैसे खाने के लिए देंगे, ठीक है, खाने पीने के लिए देंगे, या कुछ ऐसे गिफ्ट होते हैं वो देंगे, और बदले में इनसे ना जैसे बहुत ही वैल्यूएबल चीजें लिया करते थे, ठीक है, वैल्यूएबल चीजें लेते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड देते थे, ठीक है, इनको कोई भी वैल्यूएबल चीजें दे दी, तो ये लोग जो यूरोपियन लोग थे वो बहुत चालाक थे, ठीक है, बहुत स्मार्ट थे, ये लोग उसको जाकर के सेल कर दिया करते थे, उनके पास पैसे आते थे, फिर ऐसे इनसे गिफ्ट लेते थे, वहां सेल करते थे, इनके पास पैसा आता था। और ये इतने सिंपल थे, इतने इनोसेंट थे कि इनको किसी तरह की स्मार्टनेस नहीं आती थी, और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये यूरोपियन लोग। और ये कौन थे, वहां के नेटिव ट्राइब्स थे, मतलब नेटिव पीपल थे जो वहां के मूल निवासी थे, इन्हीं को ही वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो यार, तुम्हारे घर से तुम्हें कोई और आकर के बोलो कि तुम हटो, यहां से हट जाओगे, डिस्प्लेस हो जाओगे कि नहीं, हम यहाँ पर रहेंगे, आकर के, ठीक है, थोड़े दिन आप कोई गेस्ट आता है या कोई भी XYZ कोई भी अननोन आता है, ठीक है, वो भूखा है, प्यासा है, वैसे तो पहली बात तो अननोन को कोई आने ही नहीं देंगे घर पर, राइट। और कोई भी रिलेटिव लगा लीजिए, वो थोड़े दिन तो रहेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे जैसे वो उसका टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, तो आपके मन में भी ये आएगा, यार ये कब जाएगा, है ना, कब जाएगा। और अगर मान लो वो आपसे ये कह दे कि तुम लोग यहाँ से बाहर भागो और हम यहाँ पर रहेंगे, तो कितना गुस्सा आएगा आप लोगों को, आएगा ना, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि हम चीजों को अब समझने लगे, लेकिन पहले ये लोग ऐसे नहीं समझते थे। जैसे हम उस घर में रहते हैं, ठीक है, आकर के रहने लगे, तुम भी रहो, जैसे हम खाते हैं वैसे तुम भी खाओ, इसी तरीके से क्या करते थे ये लोग, आपस में रहते थे। नॉर्थ अमेरिका द नेटिव पीपल्स, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स की। तो इनहैबिटेंट द माइट हैव कम from Asia through a land bridge across the Bering Strait 3000 years before।
लगभग 30,000 साल पहले की बात है, ठीक है, लगभग 30,000 साल पहले की बात है। द हैबिटेंट माइट हैव, तो एशिया में बाहर से, मतलब 3,000 साल पहले की बात हो, 30,000 साल पहले की बात हो रही है। एशिया में बाहर से कई लोग आकर के वहां पर सेटल्ड होने लगते हैं, ठीक है। सो दे यूज लिव इन द ग्रुप्स, तो ये लोग आकर के ग्रुप्स में रहेंगे, ठीक है। अलोंग द रिवर, कहाँ रहेंगे ये लोग? रहेंगे रिवर के आसपास में, वेयर द एडवेंट ऑफ द यूरोप, और जहां पर आकर के यूरोपियन इनको एडवेंट कर लेंगे, यूरोपियन आकर के इन्हीं की जगह पर रहने लग जाएंगे और इनको वहां से डिस्प्लेस करने की सोचेंगे। डिस्प्लेस अभी नहीं करेंगे, लेकिन पहले वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि माहौल बनाते हैं, उसके बाद फिर इनको डिस्प्लेस करेंगे ना। पहले इनसे जो भी चीजों को जानते हैं, ठीक है, इनसे जो भी चीजें हमारे लायक होगी, हमारे बेनिफिट के लायक होगी, प्रॉफिट के लायक होगी, पहले हम इनसे वो चीजें ले लेते हैं, बाद में हम इनको यहां से डिस्प्लेस करेंगे। तो 30,000 साल पहले एशिया में आकर जो लोग रहने लगे छोटे छोटे ग्रुप्स में, और वो लोग रिवर के पास रहते थे, इन्हीं को ही क्या किया जाएगा? दे यूज टू लिव इन अ ग्रुप अलोंग द रिवर बिफोर द एडवेंट ऑफ, और यूरोपियन के एडवेंट से पहले, एडवेंट का मतलब होता है यूरोपियन के आने से पहले ये लोग रिवर के आसपास में ही रहा करते थे, वहीं पर ही सारी एक्टिविटीज किया करते थे। फॉरेस्ट एक्टिविटीज हो गई, और रिवर में फिशिंग वगैरह करना, ये सारी काम किया करते थे। नेक्स्ट आ जाएगा दे एट फिश, ठीक है, तो वो फिश और मीट खाया करते थे। दे कल्टिवेटेड द वेजिटेबल्स एंड द मेज, और सब्जियां उगाते थे, मेज वगैरह को ग्रो किया करते थे। गुड्स वर ऑब्टेन नॉट बाय बाइंग, गुड्स वर ऑब्टेन नॉट बाइंग। अब ये जो सामान एक दूसरे से, मान लो किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी, बार्टर सिस्टम तो आप जानते ही हो, तो वो चीज दूसरे को देगा, बदले में जो उसको चीज चाहिए वो ले लेगा, ठीक है, बट बाय द गिफ्ट, ठीक है। तो गुड्स वर ऑब्टेन नॉट बाइंग, तो ये जो सामान होता था इनको खरीदते नहीं थे, बट बाय द गिफ्ट, लेकिन एक दूसरे को गिफ्ट दे करके, मुझे ये चीज चाहिए तो मैं तुम्हें ये चीज दूंगी, और तुम्हें जो चीज चाहिए वहां से मैं उस तरीके से उसको दूंगी। तो दे बिलीव्ड इन द सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, वो ये चाहते थे कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब जैसे हमारी कोई जरूरत की चीजें हैं, ऐसे ही दूसरे पर्सन की भी कोई जरूरत की चीजें होंगी, तो आपस में इस तरह से एक दूसरे को वो शेयर कर दिया करते थे और एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, राइट। देखो कितने अच्छे लोग थे। दे स्पोक द न्यूमेरियस लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज बोलते थे, बट दोज आर नॉट अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म। हालांकि बहुत सारी लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था बच्चे, इसलिए ना उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला। अच्छा लग रहा है ना चैप्टर सुनने में, है ना? चलिए, तो देवर, अगर अच्छा लग रहा है और इंटरेस्ट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, राइट। तो देवर फ्रेंडली एंड द वेलकमिंग टू द यूरोप, उन्होंने सोचा कि ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, यूरोपियंस आ रहे हैं, इन्होंने इनका वार्म वेलकम किया। जैसे आपने कभी मूवी में देखा होगा ना कि जंगलों में कुछ लोग आउटसाइडर्स आते हैं, और आउटसाइडर के आने से वो ऐसा नहीं कि वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर तो डरते भी हैं, लेकिन एक तरीके से ना वो अपने तरह से ही लोगों को समझते हैं कि जैसे हम लोग भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, कोई स्मार्टनेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही वो लोग ऐसा समझते थे कि बाहर से जो आउटसाइडर आए हैं वो भी हमारी तरह इसी तरह के होंगे, तो उनका वार्म वेलकम किया करते थे, अच्छी हॉस्पिटैलिटी किया करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे, और इस तरीके से जो आदर सम्मान होता था वो यूरोपियंस के लिए उनके मन में काफी होता था। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि नेटिव्स क्या होते हैं। दे वर अनसिविलाइज्ड नोबल सेवेज, बच्चे अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है जिनको सेंस नहीं होती किसी चीज की, बोलने चालने की, मतलब चलने फिरने की, ठीक है, खाना खाने की, उठने बैठने की, इस तरह से कोई सेंस नहीं होती है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? उनको नोबल सेवेज, उनको अनसिविलाइज्ड कहा जाता है, ठीक है। तो अनसिविलाइज्ड का मतलब समझ में आ गया, जिनको सेंस नहीं होती है, एक तरीका नहीं आता है, ठीक है, चीजें मतलब वो भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, ड्रेसिंग सेंस भी उनका अलग होता है। तो जिनको ना, जिसके अंदर कोई कहते हैं ना कि एक मॉडर्निटी नहीं होगी, उनको क्या कहा जाता है? उनको अनसिविलाइज्ड कहा जाता है। तो टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द, तो ये क्या करते थे? ये जो नेटिव होते थे यूरोपियन के साथ में गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे, तो गिफ्ट उनसे लेते थे, उनको देते थे, इस तरीके से वो लोग एक्सचेंज किया करते थे, और इनकी फ्रेंडशिप, ठीक है, थोड़े दिन तो ठीक ठाक से चलती रही थी। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट। अब देखो, ये जो नेटिव पीपल थे ना, वहां के जो मूल निवासी थे, जो सीधे साधे इनोसेंट भोले भाले थे, इनको मार्केट के बारे में नहीं पता था। मतलब कि अनसिविलाइज तो इसीलिए थे, उनके अंदर ना इतनी समझ नहीं होती थी, तो सिंपल मन से, जैसे तुम्हें कोई चीज चाहिए, मैंने तुम्हें दे दी, मुझे कोई चीज चाहिए, तुमने दे दी, तो ये मार्केट से ये चीजों को खरीद कर नहीं लाते थे, मार्केट में चीजों को सेल नहीं किया करते थे, आपस में ही बांट लिया करते थे। लेकिन यूरोपियंस को मार्केट की सेंस होती थी, तो इन्होंने क्या किया? दे वर
दे वर नॉट अवेयर द मौत, किसके बारे में बोल रहे हैं, नेटिव्स के बारे में बोल रहे हैं कि इनको मार्केट के बारे में नहीं पता था कि किस तरह से सेल परचेज किया जाता है। तो दे वर नॉट हैप्पी विद द ग्रीड ऑफ द यूरोपियन, तो वो लोग जो थे दे वर नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे वो यूरोपियन के लालच को देख करके कि वो तो उनसे ठीक है अपने कहते हैं ना कि अपने मन से अपनी श्रद्धा से इन लोगों को फ्रेंड समझकर इन्होंने उनको वैल्यूएबल जो चीजें दी एज अ गिफ्ट दिए, और वो लोग क्या करते थे, मार्केट जाकर उसको सेल कराते थे, उनके पास पैसा आता था, ये लोग फिर से उनसे गिफ्ट लेते थे, फिर से सेल कराते थे उनके साथ, फिर से उनके पास पैसा आता था। तो इस बात को लेकर के ये जो नेटिव थे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। द नेटिव्स वर अफ्रेड दैट द एनिमल्स वुड टेक रिवेंज फॉर इट्स डिस्ट्रक्शंस एज द यूरोपियन द slaughtered 100 of the bravest of the first। अब ये क्या करते थे, इनके जो पशु होते थे ना, तो कई बार तो ये भी करते थे कि उनके पशु मतलब एज अ गिफ्ट उनको दे दिया करते थे कि चलो तुम मीट बना के खा लेना, या फिर जैसे शीप होती थी तो शीप उनको प्रेजेंट कर देते थे गिफ्ट एज अ गिफ्ट, राइट। तो ये उनको उनकी वूल उतार करके, ठीक है, उनके मतलब ऊन बना करके जो ऊपर की जो हेयर होते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें होती है ना, तो वो लोग उनको सेल कर दिया करते थे। इस तरीके से दे आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट ट्रैक इनविजिबल टू द यूरोपियंस। तो वो उनकी यूरोपियंस की एक कहते हैं ना कि विजडम भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा, उनकी चालाकियों को, उनकी स्मार्टनेस को ये लोग समझ नहीं सके, लेकिन उनकी बढ़ती हुई इसी तरह की एक्टिविटीज को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा जो है वो नाखुश थे, राइट। ये देख रहे हो, ये नेटिव पीपल थे वहां के इस तरीके के, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि एनकाउंटर विद द यूरोपियंस। अब डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड इन द इंग्लिश फॉर द नेटिव पीपल ऑफ द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है बच्चे, अमेरिका को, ठीक है। तो डिफरेंट टर्म आर यूज्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं नेटिव पीपल्स के लिए न्यू वर्ल्ड में, ठीक है। सो एबोरगिनी का मतलब क्या होता है, एबोरगिनी नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना बच्चे, वन मार्कर में क्वेश्चन आता है। एबोरगिनी जो ट्राइब थी, एबोरगिनी जो लोग थे वो कौन थे, वो ऑस्ट्रेलियन थे, ठीक है। नेटिव पीपल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इन लेटिन द एब, तो ये दो वर्ड से बना है, लेटिन वर्ड से बना है और दो वर्ड से बना है एब, ठीक है, फ्रॉम, और द ओरिजिनी का मतलब होता है बिगिनिंग। तो ये क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के ही नेटिव पीपल से मूल निवासी थे। तो एबगोरिजिनल द एडजेक्टिव है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। अमेरिकन इंडियन नेटिव पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। ये जो अमेरिकन इंडियन थे ये कौन थे, आपको सिर्फ इतना देखना है, ये जो अमेरिकन इंडियन थे ये कौन थे, नेटिव पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। ये अमेरिकन इंडियन पीपल जो थे वो नॉर्थ और इसके साउथ अमेरिका के मूल निवासी थे, एंड द करेबियन, और करेबियन के भी ये लोग मूल निवासी थे। मतलब कि इन जगहों से वो लोग आकर के सेटल जहां हुए थे, वहां के जो मूल निवासी थे, ट्राइबल जो थे, क्या बोलते हैं, नेटिव पीपल से, ये उन्हीं के ही थे। फिर से समझो कि ये देखिए, ये जो एबोरिजिन है ये क्या था, नहीं अभी हो गया, ठीक है, हो गया। राइट, तो ये एबोरिजिन जो थे ये कौन थे, ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल थे। अमेरिकन इंडियन जो थे ये नॉर्थ, साउथ और कैनेडियन पीपल थे। फर्स्ट नेशन पीपल, ये फर्स्ट नेशन पीपल क्या होता है, फर्स्ट नेशंस पीपल, दैट मीन्स द ओरिजिनाइड नेटिव ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट इन इंडियन। तो इन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट नेशन मतलब कि जो उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था ना पहले कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, हालांकि सारी चीजें अभी बताऊंगी आगे कि उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं किया। फिर धीरे धीरे वो लोग अपने अवेयर हो जाएंगे अपने राइट्स को लेकर के, और फिर वहां की गवर्नमेंट इनको धीरे धीरे राइट्स देना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से जो पहला नेशन बना, फ्री नेशन बना, उन्हीं के लोगों को क्या कहा जाता है, फर्स्ट नेशन पीपल। द ऑर्गेनाइज्ड नेटिव ग्रुप, इन्होंने क्या किया, पहला अपना नेटिव ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, और ये ऑर्गेनाइज करके ऑथराइज्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट द इंडियन एक्ट, जो कि किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा इसको ऑथराइज किया गया, इंडियन एक्ट 1876 यूज द टर्म द बैंड्स, ठीक है। तो द बंस फ्रॉम द 1980 द वर्ल्ड नेशन इज यूज, तो इसके लिए नेशंस यूज किए गए। मतलब ये जो ट्राइब थी ये फ्री होकर के ये
अपने दूसरे एरिया में चली गई तो इनको फर्स्ट नेशन कहा गया, जो फ्री होकर के और दूसरे एरिया में जाकर रहने लगी थी। अपने राइट्स को लेकर अब इन्होंने धीरे धीरे अपनी आवाज उठानी स्टार्ट कर दी थी और इन्हीं को लेकर के गवर्नमेंट इनको आगे चलकर बहुत सारी फैसिलिटीज देगी। नेटिव ऑफ अमेरिका, द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द अमेरिकन, दिस टर्म नाउ द कॉमनली यूज फॉर द रेड इंडियन। अब इनको क्या कहा जाएगा? रेड इंडियन कहा जाएगा। मतलब इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी रेडनेस होती है उसके अंदर, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना, उसका गेहुआ कलर है, उसका थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा सांवला है। इन लोगों का क्या होता था? थोड़ा सा फेस ना रेड टाइप में होता था, ठीक है? तो इनको रेड इंडियन कहा जाता था। बात करते हैं आगे की, तो आगे क्या आ जाएगा? यूरोपियंस के बारे में। अभी हमने नेटिव्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद हम यूरोपियंस के बारे में पढ़े। ये कौन थे यूरोपियंस? दे वर सिविलाइज्ड। मैंने कहा ना, ये सिविलाइज थे, यानी कि इनको वो सेंस थी, इनको ट्रेडिंग करने की सेंस थी कि ट्रेड कैसे किया जाता है, इनको लोगों के साथ डील करने की सेंस थी कि लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है, स्मार्टनेस थी इनके अंदर, मार्केट की नॉलेज थी। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको सिविलाइज्ड कहा जाएगा। और स्पेशली अगर जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो सिविलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड और रिलीजन एंड द अर्बनाइजेशन। तो गिफ्ट वर कमोडिटीज विच दे वुड द सेल फॉर द प्रॉफिट। मैंने अभी बताया ना कि वो जो गिफ्ट उनसे लिया करते थे, इनको अपने प्रॉफिट के लिए उनको सेल कर दिया करते थे। दे एक्सेस द एवरीथिंग विद द वैल्यू इन द मार्केट। और हर चीज की वैल्यू, अब फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने उनको कोई एनिमल उनको प्रेजेंट किया गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, राइट? तो एनिमल को वो सेल करके आ गए और एनिमल को सेल करने के बाद उनके पास पैसा आया। इस तरीके से वो चीजों को और ज्यादा चीजें खरीद लिया करते थे मार्केट से ही, और इनको लगता था कि वहां से भी उनको गिफ्ट मिल रहे हैं, तो इन गिफ्ट को भी यूज क्या कर दिया करते थे और मार्केट में सेल कर दिया करते थे। सो द गिफ्ट ऑफ द फर, तो ये लोग जो नेटिव पीपल से फर्स वगैरह लेते थे, दे हैड टू द स्लॉटर द 100 ऑफ द ब्रेवर्स, दे किल्ड वाइल्ड एनिमल टू प्रोटेक्ट द फार्म्स। और साथ में क्या करते थे? ये जो वाइल्ड एनिमल होते थे ना, जंगली जानवर होते थे, उनको किल कर दिया करते थे और किल करने के बाद उनको सेल कर दिया करते थे। मतलब कहते हैं ना कि जिंदा के लिए तो ठीक है, उनको प्राइस मिलते थे अच्छे, लेकिन साथ में जब उनको मार दिया जाता था, उनका हंट कर दिया जाता था, तो उनकी स्किन को भी वो लोग क्या करते थे? सेल किया कर दिया करते थे। जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो या तो जिंदा पकड़ के उनको दे देते थे या फिर उनको हंट करने के बाद, शिकार करने के बाद उनको दे दिया करते थे। यूरोपियन इमेजिन दैट द फॉरेस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन कॉर्नफील्ड। अब ये जो यूरोपियन सोचते थे कि ये जो फॉरेस्ट्री एरिया है ना, क्यों ना हम इसको क्लियर करने के बाद इस पर क्या करें? इस पर जो है वो कॉर्न वगैरह क्या करें? इस पर जो यूरोपियन इमेजिन दैट द फॉरेस्ट टू बी, कि हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रीन कॉर्नफील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ की क्लियरेंस करने के बाद हम इसमें खेती बाड़ी करते हैं और उससे क्या आएगा? हमारे पास और ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब देख रहे हो ना, हर चीज में वो अपना प्रॉफिट धीरे धीरे ढूंढ रहे हैं, राइट? Gold rush and the growth of the industries. In the 1840s, the traces of the gold rush. अब 1840s की 1840 की अगर हम बात करें उसके दशक में, तो कुछ वहां पर ना गोल्ड के एविडेंसेस मिले लोगों को। अब जैसे खुदाई के दौरान हो गई या कहीं पर गिरा हुआ कोई छोटा सा पीस में उनको मिल गया, तो वहां पर जो जगह जगह थोड़े बहुत उनको पीसेस मिले गोल्ड के, तो उनको लगा कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गोल्ड का ऐसा होगा जिसमें कि कहते हैं ना कि खजाना है, वहां पर ट्रेजर है, इस चीज का माइंस है वहां पर। तो उन्होंने, लोगों ने धीरे धीरे उस पर सर्च करना उसको स्टार्ट कर दिया। तो ट्रेसेस ऑफ द गोल्ड, जब ये गोल्ड के प्रूफ मिले, ट्रेसेस कहते हैं प्रूफ को, वर फाउंड इन द यूएसए। कहां पर मिले? ये यूएस में मिले, ठीक है, अमेरिका में मिले। सो इन द कैलिफोर्निया, तो यूएस के कैलिफोर्निया नामक जगह पर क्या मिलता है? गोल्ड के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस लेड टू द गोल्ड रश, और फिर इसको क्या कहा गया? गोल्ड रश कहा गया। व्हेन द थाउजेंड ऑफ द ईगर यूरोपियन हरिड टू अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग अ क्विक फॉर्च्यून। वही बात आगे ना जो हमने कहानियों में सुनी है कि कहीं पर यह पता लग गया कि वहां पर खजाना है, वहां पर ट्रेजर है, और ट्रेजर को पाने के लिए लोग दूर दूर से उस ट्रेजर को, खजाने को पाने के लिए आने लगते हैं। मारामारी स्टार्ट हो जाता है, कौन ज्यादा उस खजाने की तरफ जाएगा, कौन ज्यादा वहां से ज्यादा सोना लेगा और अपना लक जो है वो आजमाएगा। उस गोल्ड को लेकर के इसको सेल करेंगे और हमें अमीर बन जाएंगे। खुद सोचो जरा, तुम्हें ये पता चल जाए कि कहीं पर जो है वो सोने की खान है, ठीक है, और कहीं पर या फिर मिट्टी में कहीं पर सोना दबा हुआ है, और आपको पता है कि वो चीज वहां पर है,
ठीक है। अब आप ही के तरह 2-4 लोगों को और पता चल गया, फिर 10-12 लोगों को पता चल गया। इस तरीके से जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, लोग उस खजाने को पाने के लिए अपने अपने एरिया से चल पड़ेंगे, अपना लक आजमाएंगे। यार मेरे को तो सोना मिल जाएगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और जो है ऐशो आराम की जिंदगी जो है वो मैं स्पेंड करूंगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं ना, तो सेम वही चीज थी। तो अपना फॉर्चून, अपना लक, अपना भाग्य बनाने के लिए लोग अमेरिका की तरफ आते हैं। दिस लेड टू द बिल्डिंग ऑफ द, और इसी गोल्ड माइन को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और दूर दूर से लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम कंज्यूम होगा। टाइम कंज्यूम ना होगा या फटाफट से ना कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हम इसमें इन्वेंट करते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का इन्वेंशन करते हैं जिससे कि जल्दी से वहां तक पहुंच जाए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जहां पर गोल्ड रश है, गोल्ड माइन है, वहां पर जल्दी से पहुंच जाए। इसके चलते रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा। दिस लेड टू बिल्डिंग the railway line across the continent. Industries developed to the manufacture railway equipment, right? तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज बनने लगेगी, राइट? इंडस्ट्रीज में नए नए इक्विपमेंट बनने लगेंगे। भाई वहां तक पहुंचने के लिए चीजें जो चाहिए होंगी, मान लीजिए मैप चाहिए होगा। अब मैप बनाने के लिए कार्टोग्राफर होगा जो मैप को डिजाइन करेगा कि वहां पर है ये चीज है, वहां वो चीज है। अब मैप को बनाने के लिए पेपर चाहिए और वो वुड चाहिए, ठीक है, पेन वगैरह चाहिए। अब उसी को लेकर के इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगेगी, रेलवे का कंस्ट्रक्शन होगा, इंडस्ट्रीज बनने लगेगी टू प्रोवाइड द मशीनरी विच वुड मेक द लार्ज स्केल ऑफ द फार्मिंग इजियर। साथ साथ में अब जैसे गोल्ड माइन से गोल्ड को निकालना है तो उसके लिए मशीन्स वगैरह भी चाहिए। अब इसी ऐसी मशीन जो है वो इंडस्ट्रीज में बनने लगी। साथ साथ में ऑक्यूपेंट्स जो उसमें बनेंगे, कंपनीज वगैरह में बनेंगे, फैक्ट्रीज में बनेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऑक्यूपमेंट से फार्मिंग में भी बहुत तेजी आएगी। फार्मिंग का मतलब है वो नए नए टेक्नोलॉजीज को लेकर के खेतीबाड़ी करेंगे जिससे प्रोडक्शन उनकी अच्छी निकलेगी। नेक्स्ट आता है यूरोपियन जनरेशन। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ द टाउन। अब धीरे धीरे लोग सिटीज टाउन की तरफ आने लगेंगे, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने लगेंगे। 1860 में द यूएसए वाज अनडेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब आप क्या सोचते हो कि यूएसए जो है वो पहले से इतना अमीर था, पहले से इतना रिच था, पहले से इतना डेवलप था? नहीं, आज जो सुपर पावर बनकर बैठा है ना, वो पहले इतना अच्छी कंडीशन नहीं थी उसकी। क्या कह रहा है, 1860s की बात हो रही है। 1860 द यूएसए वाज अनडेवलप्ड इकोनॉमी, इतनी अच्छी इकॉनमी नहीं थी उसकी। सो बट विद इन द 30 ईयर्स, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 30 साल के अंदर अंदर वो यहां से यहां पहुंच गया। कैसे? इन 1819 इट वाज द लीडिंग द इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यूएस के अंदर आई। रीजन क्या था जो इतनी सारी बातें बताई? रीजन क्या था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। रीजन क्या था? ये गोल्ड रश था, ये गोल्ड माइंस थी, जिसके चलते वहां पर इंडस्ट्रीज बनने लगी, वहां पर रेलवे कंस्ट्रक्शन होने लगा, ठीक है, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन होने लगा, इक्विपमेंट बनने लगे, मशीनें बनने लगी। फिर तो वो 30 साल के अंदर न दुनिया की सबसे ज्यादा मशीन बनाने वाली कंट्री बन गई, डेवलप्ड कंट्री बन गई, ठीक है। ये है कैलिफोर्निया का गोल्ड रश, गोल्ड माइन, जहां पर लोग जो है वो इस तरह से जा जाकर खुदाई कर रहे हैं कि हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आपको अगर सोने की खान मिल जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो डेमोक्रेटिक राइट में क्या करेंगे? तो डेमोक्रेटिक राइट में हम देखेंगे the democratic spirit which had been the rallying cry the settlers in their fight for the independency। अब देखा कि किस तरह से यूरोपियन के आने से वो जो और ज्यादा पिछड़े हुए थे, पहले से ही थे, ठीक है, अनसिविलाइज थे, लेकिन और भी ज्यादा वो अनसिविलाइज वाली कैटेगरी में और ज्यादा पिछड़ते चले जाते हैं। अब इन्हीं लोगों को वहां से कि तुम्हें इनको न है मतलब इनको जो है वो मार्केट की नॉलेज नहीं है, इस वजह से ये जो लैंड है जहां पर वो लोग रह रहे हैं, इनको डिस्प्ले, वो नहीं मानते थे कि उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया, वो ये मानते थे कि इनको डिस्प्लेस करना जरूरी था। यूरोपियंस कहते हैं कि इनको डिस्प्लेस करना जरूरी था क्योंकि इनको मार्केटिंग नहीं आती थी, इनको नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है, इनको नहीं पता कि प्रॉफिट गेन कैसे किया जाता है, किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम तेजी ला सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। इनको किसी तरह की सेंस तो है नहीं, तो बेहतर है कि इनको यहां से डिस्प्लेस कर दिया जाए, जाकर तुम जाओ कहीं और हम यहां पर रह करके इस तरह से अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, राइट। तो डेमोक्रेटिक, अब ये लोग क्या करेंगे जब ये धीरे धीरे कि इनको समझ आने लगेगा कि यार हमें तो अपने ही प्लेस से हमें डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो ये अब राइट के लिए ना धीरे धीरे अवेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो एक है आपका डेमोक्रेटिक राइट, तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट विच हैड बीन द रियलिंग द क्राई टू सेटलर्स, जो सेटलर्स कौन हो गए, जो बाहर से यूरोपियन आकर वहां सेटल्ड हो गए थे, इन देयर फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस इन द 1770s केम टू बी डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ द यूएस अगेंस्ट द मोनार्कीज एंड द एरिस्टोक्रेसीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। अब ये क्या होंगे, अपने राइट्स को लेकर के ये अवेयर होंगे, अपने राइट्स को लेकर के अवेयर होंगे कि हमें अपने प्लेस से क्यों डिस्प्लेस किया गया। तो अगर चाहते, अगर उनके अंदर पहले से ही स्मार्टनेस होती तो वो अपनी लैंड पर वो क्लेम कर सकते थे, लेकिन इनको समझ बाद में आती है, तब बाद में जाकर के ये अपने राइट की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की डेमोक्रेटिक राइट की डिमांड करते हैं, और इस डेमोक्रेटिक राइट में वो क्या कहते हैं कि 1770s के में क्या होता है, केम टू डिफाइन द आइडेंटिफाई द यूएस से अगेंस्ट द मोनार्की। तो ये जो यूएस के जो पीपल होंगे वो किसके अगेंस्ट होंगे, मोनार्की के अगेंस्ट होंगे। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की होता है जिसमें पूरी की पूरी पावर वो एक राजा के हाथ में होती है, एक पर्सन के हाथ में होती है, और वही सारे डिसीजन लेता है, वो बाकी लोगों की नहीं सुनता है, ना ही उसको गाइड करने के लिए कोई दूसरी अथॉरिटी होती है। सारे डिसीजन, मेन डिसीजन हो गए, कुछ भी हो गया, वो वही अकेला रहता है। तो इस तरह की मोनोपोली को वो खत्म करना चाहते थे। साथ में एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, एरिस्टोक्रेट होते हैं जो रिच फैमिली के लोगों का एक दबदबा होता था, एक डोमिनेंस होती थी सोसाइटी के ऊपर, उसके अगेंस्ट थे। तो दो चीजों के अगेंस्ट थे कौन, यूएस पीपल जो थे, दो चीजों के अगेंस्ट थे, कौन कौन से, एक तो एरिस्टोक्रेट्स के और दूसरा क्या था, मोनार्की के। राइट, सो इसी वजह से आपने देखा ना कि 9th में पढ़ा होगा आपने, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, तो इसी तरह के सिस्टम को चेंज करेंगे ये लोग। क्यों, कब करेंगे, जब ये लोग अपने राइट्स को लेकर के अवेयर होंगे, इनको समझ आने लगा कि यार ये जो सिस्टम है ना वाकई में बहुत खराब है, तो इसको चेंज होना चाहिए, लोगों के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोग अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। इनको डेमोक्रेटिक राइट दिए जाएं, अपने राजा को चुनने का इनको अधिकार दिया जाए, अपनी जगह अपने मतलब राइट्स को लेकर के कि कोई इनको अपनी जगह से कोई डिस्प्लेस ना करे। बहुत सारी बातें इनके दिमाग में आएंगी और इन्हीं को लेकर के फिर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, प्रोटेस्ट के चलने से क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर ना एक तरह से प्रेशर आता है, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, उनके ऊपर दबाव आता है कि लोग अगर बहुत सारा मतलब एक पूरी 1/3 पॉपुलेशन अगर इस चीज की डिमांड कर रही है तो सरकार को झुकना पड़ता है ना। तो वो क्या करेंगे, इनके लिए ना कुछ इस तरह के जो है वो टर्म एंड पॉलिसीज और जो भी प्लान होगा वो इनके फेवर में निकालेंगे। तो द नेटिव्स वर डिनाइड दैट द डेमोक्रेटिक राइट, देखो द नेटिव वर डिनाइड, तो नेटिव्स को डेमोक्रेटिक राइट के लिए डिनाई कर दिया गया था कि तुम्हें कोई राइट नहीं मिलने हैं, तुम्हें नहीं पता, सिंस नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम्हें किस चीज के राइट दिए जाएं। तो नेटिव वर डिनाइड द डेमोक्रेटिक राइट, द राइट टू वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव द कांग्रेस फॉर द प्रेसिडेंट, बिकॉज इट वॉज ओनली फॉर द वाइट पर्सन, क्योंकि वो जो नेटिव पीपल थे ना बच्चे, वो क्या थे, वो ब्लैक भी थे। ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि गोरे नहीं थे, और वोट का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया था, गोरे लोगों को दिया गया था, व्हाइट मैन को दिया गया था। तो ये लोग अगर डिमांड कर रहे थे कि हमें डेमोक्रेटिक राइट चाहिए, और वो डेमोक्रेटिक किस लिए राइट चाहिए कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से इलेक्ट करना है। फिर इन्होंने क्या किया, यूरोपियन से बिल्कुल मना कर दिया कि तुम जो है वो राइट, तुम्हें वोट देने का राइट नहीं मिल सकता, क्योंकि ये राइट तो सिर्फ व्हाइट पर्सन को ही मिलेगा। अब इसके लिए भी प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्या हम लोग जो है इंसान नहीं है, क्या हम लोग अपने राजा को खुद नहीं इलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी आएगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी में देखो, एक तो ये था जो बहुत बहुत जरूरी था डेमोक्रेटिक राइट देना, ताकि वो अपने रूलर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चुन सके। दूसरा आएगा राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसमें देखना, राइट टू डेमोक्रेटिक राइट में अगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, पूरे की पूरी एक ट्राइब है, एक एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको लीड करने के लिए एक को आगे आना पड़ेगा ना। तो वो लोग क्या करेंगे, सारे मिलकर एक को मॉनिटर बना देंगे, एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी तो सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने वो उनकी बातों को रखेगा, गवर्नमेंट उनको सुनेगी, और इस तरह से वो उनको धीरे धीरे राइट्स देना स्टार्ट कर देगी। तो लोगों की बातों को समराइज करके एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, जो हमारी बातों को, जो लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाता है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये राइट का लेना बहुत जरूरी था, ताकि आने वाले टाइम में जो वहां के नेटिव पीपल्स हैं उनको कोई अपनी जगह से डिस्प्लेस ना करें। सो द कंसेप्ट फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज द पीपल वांटेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द इंडिविजुअल राइट फॉर द प्रॉपर्टी, कि हमें अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का राइट दिया जाए, कि हमारे पास अगर जमीन है, कि सारी जो वो होती थी ना मोनार्की में, क्या होता था कि एक तरह से ना पूरी जो मोनोपोली होती थी वो गवर्नमेंट की होती थी,
थी? रूलर की होती थी। सारी जमीन पूरी की पूरी लैंड पर राइट किसका होता था? राजा का होता था। तो उस पर ना कलेक्टिव काम किया जाता था कि अगर मान लो कि अगर एक पूरे इसमें फार्म में कोई भी खेत है, फार्म है, तो उसमें 10 फैमिली अगर काम कर रही हैं, तो 10 फैमिली में काम करने से इसमें मान लीजिए 100 रुपीज का प्रॉफिट आया है, 100 रुपीज का उन्होंने काम किया, तो ये 100 रुपीज ना 10 करके 10 फैमिली में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 10 रुपए 10 फैमिली को मिल जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहती है? राइट टू प्रॉपर्टी कहती है कि हमें अगर अपनी प्रॉपर्टी खुद से लेनी, सेल परचेज करनी है, तो उसका राइट हमें मिलना चाहिए। जबरदस्ती हमें कोई ना तो डिस्प्लेस कर सकता है, और अगर हम खरीदना चाहते हैं तो वो हम खरीद सके, राइट, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी बना सके, उसमें हम अपनी खेती बाड़ी कर सके, उसमें अपना रेजिडेंट बना सके, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट। सो which the state could not the override, इसमें स्टेट की कोई जो है वो मोनोपोली नहीं होगी, इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा। भाई मेरी प्रॉपर्टी, मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से, खून पसीने की कमाई से मैंने सेव करके और अपनी लैंड को परचेज किया है, तो वो पर्टिकुलर मेरी हो गई ना। उस पर सरकार का क्या राइट है कि वो चीज मैंने ली है तो वो मेरी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें जो स्टेट होता है यानी कि राज्य होता है, राज्य की, स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बट दिस राइट वाज एक्सक्लूसिवली ओनली द वाइट, लेकिन ये राइट भी वाइट पीपल को ही दिया गया था, राइट। अब ये जो डिमांड होगी ना आगे चलकर इनको भी दी जाएगी, जो व्हाइट मैन के लिए एक तरह से फिक्स की हुई थी। नेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द नॉर्थ अमेरिका, तो नेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब ये नॉर्थ अमेरिका में नेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो इमर्ज होगा। देखो कैसे, ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका, जो अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने आके अगर उसको कॉलोनी बनाया था, अपना जो भी प्रोडक्ट होता था, जो भी सामान होता था, सेल परचेज करते थे, उनको अपना ट्रेडिंग सेंटर बना लिया। तो ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट, तो इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। देखो, जब दो सुपर पावर होती है ना, तो कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करना है और वहां से ट्रेडिंग प्रॉफिट उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी कंट्री भी चाहेगी कि मैं वहां पर जाकर ट्रेड करूं, राइट। लेकिन मैंने कहा ना कि एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती है। अब ये जो ब्रिटेन होगा, ये जो ब्रिटिश होगा, ये क्या करेगा? इंग्लैंड के खिलाफ वॉर, जंग का ऐलान कर देगा, और 1776 में टू गेन द इंडिपेंडेंसी, तो ये क्या करेगा? 1776 में ये अपनी इंडिपेंडेंसी को अचीव करेगा। फिर से सुनो, ब्रिटिश कॉलोनी जो अमेरिका में थी, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश कॉलोनी ने, ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड से अलग होने का जो है वो रास्ता चुन लिया, और इन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड के साथ में वॉर करना चाहते हैं ताकि हम एक सेपरेट नेशन बना सके। हम इंग्लैंड के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो पहले उनको वॉर करना पड़ेगा, पहले उनको लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर वो जीत गए तो ठीक है, अपना फ्री नेशन बना लेंगे। तो 17, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 1776 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो जंग का ऐलान कर दिया, और इनको इसके साथ में ही इंडिपेंडेंसी मिल जाती है। तो द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज कंट्री टिल, तो ये कब होता है? 1776 से लेकर के 1783 तक ये सिलसिला चलता रहा, और एटलीस्ट क्या होता है? ये फ्री नेशन बन जाता है और अपनी एक अलग कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो बना लेती है। नाउ विंड्स ऑफ चेंज, हवा का रुख देखो कैसे चेंज होता है। हवा का रुख का मतलब है कि जो चीजें पहले हो रही थी ना, वो कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग सरकार से किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, लगातार 1-2 दिन नहीं बचे, उसके लिए सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, और जब तक वो हार नहीं मानते तब तक उनके राइट्स को गवर्नमेंट नहीं मान लेती है। फ्रॉम द 1920s की बात है, थिंग्स बिगेन टू इम्प्रूव, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होने लगी। किसके लिए? ये नेटिव पीपल्स के लिए, जो बेचारों को बहुत बहुत ज्यादा इनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो इनके लिए चीजें इंप्रूव होने लगी। नेटिव पीपल ऑफ द यूएस ऑफ द एंड द कनाडा, कनाडा और यूएस के नेटिव पीपल्स के अच्छे दिन अब आने लग गए थे। व्हाइट अमेरिकन फेल्ट द सिंपैथी, अब ये जो व्हाइट अमेरिकन थे, सिंपैथी फॉर द नेटिव, इनका बेचारों का थोड़ा सा ना नेटिव पीपल्स के लिए ना सॉफ्ट कॉर्नर था, थोड़ी सी उनके प्रति उनके अंदर सहानुभूति थी, ठीक है। सो इन द यूएस द इंडियन द रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, तो क्या कह रहे हैं? यूएस में, तो इन द यूएसए द इंडियन, ये बच्चे एक तरह का एक्ट है, इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1934, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा विच गेव द नेटिव्स इन द रिजर्वेशन ऑफ द, क्वेश्चन आता है किस एक्ट के द्वारा नेटिव पीपल को रिजर्वेशन
का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है, विच गेव द नेटिव इन द रिजर्वेशन द राइट टू बाय, जिनको ये राइट दे दिया गया था सेल परचेज करने, लैंड को सेल परचेज करने का, कि वो खरीद सकते हैं और उनकी मर्जी है तो वो उसको सेल भी कर सकते हैं। तो किस वजह से, कौन से एक्ट से उनको ये राइट दिया गया? तो ये आएगा आपका इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1934। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट। 1950s और 1960s की बात है। द यूएस एंड द कैनेडियन द गवर्नमेंट थॉट ऑफ द एंडिंग ऑल द स्पेशल द प्रोविजंस फॉर द नेटिव इन द होप दैट दे वर्ल्ड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। मतलब इस होप से, देखो 1950 के दशक में 1960 के दशक के बीच की बात हो रही है। द यूएस और कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी, यूएस और कनाडा की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने सोचा ऑफ द एंडिंग ऑफ द स्पेशल प्रोविजन फॉर द नेटिव, तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए इन द होप ऑफ, इस वजह से, इस उम्मीद से कि शायद इनके अच्छे दिन और आ जाए और ये भी अपने आप को प्रूव कर सके दैट कि ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर इनको वो मिल जाए, राइट मिल जाता है तो। 1954 में द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन राइट, तो ये क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन राइट। तो एक तरह से इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय देम अ नंबर ऑफ द नेटिव पीपल एस्पेक्ट द सिटीजन ऑफ द यूएसए। तो इनको डिक्लेरेशन दे दी जाती है कि जो लोग यूएस के हैं, जो लोग यूएस से बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनको क्या करना है, अब उनको वहीं पर ही रहने दिया जाएगा, उनको वहां से डिस्प्लेस नहीं करने दिया जाएगा। अब जब किसी को सिटीजनशिप मिल जाती है तो उनको लीगल तो मिल गया ना, लीगल अथॉरिटी मिल गई ना, अब उनको वहां से कोई नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। पहले तो कोई लीगल अथॉरिटी थी नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, तो लोग इनको बेचारों को ना कहीं भी इनको भेज दिया करते थे, राइट। तो इन 1954 की बात है, यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। कब अगर आए, वहन आए, तो 1954 कौन से राइट दिया गया? डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन राइट। इसके अंदर क्या बताया गया? प्रिपेयर्ड बाय देम, तो उनको, ये जो उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, अ नंबर ऑफ द नेटिव पीपल्स एक्सेप्टेड द सिटीजन ऑफ द यूएसए। तो जो नंबर ऑफ द पीपल, यानी कि नेटिव पीपल जो थे अमेरिका के, उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया ताकि लोग उनको वहां से बाहर ना निकाल सके और इस तरीके से उनके अच्छे दिन आने लग गए, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात सुनी थी, किसकी बात करी थी हमने? अमेरिका की बात करी थी। अब करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की बात, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में डच एक्सप्लोरर द विलियम जांस द रीच द ऑस्ट्रेलिया इन 1606। तो एक डच एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर कौन होते हैं? जो सी वोयाजेस करते हैं, नई नई चीजों को, नई नई कंट्रीज का वो डिस्कवरीज करते हैं, राइट। तो इसमें बताया गया है कि एक डच एक्सप्लोरर थे जो डच कंट्री का था, जिसका नाम था विलियम जांस, रीच ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है 1606 में। एजे टांसमैन फॉलोड द रूट ऑफ द जांस एंड फाउंड द न्यूजीलैंड। अब ये तो ठीक है, पहुंच गया, नई नई चीजों का अब धीरे धीरे आविष्कार होने लगेगा, इन्वेंशन होने लगेगा, और उन्हीं इन्वेंशन की वजह से ट्रेडिंग बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे वास्को द गामा ने क्या किया था? इंडिया को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1498 में। क्या इससे पहले इंडिया नहीं था? था, राइट। लेकिन वो तो कोइंसिडेंसली क्या होता है, उसकी शिप आकर बोर्ड हो जाती है, कहां पर रुक जाती है? केरला के कालीकट पे, और वहां आकर वो स्पाइसेस को देखता है। इस तरह से वो उन्होंने ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसा नहीं था कि डिस्कवरी से पहले वो कंट्री थी ही नहीं, वो कंट्री थी, लेकिन उनका पता उन्होंने लगाया कि जो चीज वहां पर फेमस है, दूसरी कंट्री आकर उस चीज की वहां पर ट्रेडिंग कर सकती है, या वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वो दूसरी जगहों पर जाकर इस तरह से ट्रेड कर सकती है। तो इन्होंने क्या किया? डच एक्सप्लोरर ने, जिनका नाम था विलियम जांस, ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं 1606 में। तो जिस रूट से ये गए थे, जिस रूट से जाकर के इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया था, सेम वही रूट फॉलो करके एजी टांसमैन ने न्यूजीलैंड का पता किया। द टांसमेनियन आइलैंड आर नेम्ड आफ्टर हिम, राइट। तो ये जो द टांसमेनियन आइलैंड है, ये इसी के बाद में, इसके बाद में ये न्यूजीलैंड को बोल दिया जाता है कि इसका नाम जो है वो न्यूजीलैंड होगा। ब्रिटिश एक्सप्लोरर, बच्चे पहले ऐसे ही तो होता था कि कोई भी उन्होंने डिस्कवरी की है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जहां पर वो चीज फेमस होती है ना, उसी के नाम पर ही कंट्री का नाम रख दिया जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे एक, जिसका नाम था जेम्स कुक, राइट। रीच द आइलैंड ऑफ द बॉटनी बे। तो ये एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचते हैं, कब? 1770s में, एंड नेम्ड इट द न्यू साउथ वेल्स, और फिर इसको नेम दिया न्यू साउथ वेल्स का, राइट। तो ये जो एक वर्ड आता है किसमें?
अबोरगिनीज में, राइट। तो अबोरगिनीज अ जनरल नेम गिवन बाय अ नंबर ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी। अभी जो अबोरगिनीज है, जनरल नेम गिवन बाय, इसका एक जनरल नेम था जो कि अलग अलग सोसाइटीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज है, इसका नाम ऐसे रखा गया था। बिगिन टू अराइव फ्रॉम द New Genua, which was connected to the Australia by a land bridge on the continent over the 40,000 years ago, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लैंड ब्रिज से इसको कनेक्ट किया गया था, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री ने क्या किया, अलग अलग जगहों का जो है वो नाम इस तरह से किया कि कोई भी अगर ट्रैवलर वहां पहुंचता है तो उन्होंने वहां पर कोई चीज देखी, या जो ट्रैवलर वहां पर पहुंचा उसने अपने अपने नाम से ही उस चीज को नाम रख दिया उस पर्टिकुलर कंट्री का, या फिर कोई भी ऐसी फेमस चीज वहां की होती है तो उस चीज को लेकर के वहां का उस कंट्री का नाम रख दिया जाता है, या किसी स्पेशल ट्राइब के ऊपर रख दिया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर रख दिया जाता है, या वहां की कोई चीज ज्योग्राफिकली अगर बहुत अच्छी है तो उसके नाम पर ही चीजों को नाम दे दिया जाता है, राइट। तो देखो कहां कहां पर है, ये रहा आपका न्यू साउथ वेल्स। अगर आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो यहां से कर देना। कैनबरा, कैनबरा क्या है बच्चे, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, राइट। राइट, और ये है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया और इसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा। ठीक है, ये कैनबरा का मतलब होता है सभा स्थल। तो ये कैनबेरा जो है वो वर्ड लैटिन भाषा से निकला होता है, इसका मतलब होता है ऑडिटोरियम, मतलब ऑडियंस हॉल कह सकते हो, एक सभा स्थल कह सकते हो जहां पर इकट्ठे होकर किसी चीज का डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह से ना पर्टिकुलर हर एक कंट्री का ना जो भी नाम होता है उसका एक मीनिंग होता है, और इस तरीके से मीनिंग को लेकर ही उसका नाम डिफाइन कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्ली सेटलर्स। अभी जो अर्ली सेटलर्स कौन थे, अर्ली सेटलर्स वर कन्विक्ट द डिपोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड से डिपोर्ट होते हैं व्हेन देयर द जेल टर्म एंडेड, जब उनका जेल टर्म एंड हो जाता है, मतलब किसी को अगर बॉन्ड करके रखा जाता है और उनको फ्री कर दिया जाता है तो उनका जेल पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में रहे थे अब उनको आजाद कर दिया कि तुम फ्री हो, तुम जाओ जहां पर तुम्हें जाना है, जाकर वहां रह सकते हो। तो व्हेन द जेल पीरियड व्हेन देयर जेल टर्म एंडेड वर अलाउड टू लिव एज द फ्री पीपल। ठीक है, फ्री पीपल की तरह से इन ऑस्ट्रेलिया ऑन द कंडीशन दैट दे डिड नॉट रिटर्न टू ब्रिटेन। इनको क्या बोला गया था कि तुम कहीं पर भी जाओ, देखो पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो वहां पर रिसोर्स जो है वो कम पड़ने लगेंगे। अब वहां के लोगों को बोल दिया, ब्रिटेन ने लोगों को बोल दिया कि तुम जहां मर्जी जाओ, लेकिन अगर तुम वापस ब्रिटेन आए, क्योंकि ये लोग काम की तलाश में दूसरी कंट्री में जाते थे, फिर अपनी कंट्री में आते थे, तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी थी, रिसोर्सेज कम होने लगे थे। तो अब वहां की गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा कि तुम जहां मर्जी तुम्हें काम करना है वहां जाओ, लेकिन अगर तुम ब्रिटेन आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए ब्रिटेन के रास्ते बंद है। अभी लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पर जाकर के सेटल्ड हो जाएंगे। सिंस दे हैड द नो अदर अल्टरनेटिव बट टू स्टे देयर, दे फेल्ट नो हेजिटेशन अबाउट द ejecting native from the land they took over for the cultivation। अभी जो ब्रिटेन में यूरोपियंस आकर रहने लग गए थे, इनकी वजह से धीरे धीरे वहां पर प्रॉफिट हो रहा था, तो वहां के नेटिव पीपल्स को बोल दिया कि तुम जहां मर्जी जाकर रहो, लेकिन ब्रिटेन मत आना। ठीक है ना। नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन द फार्म। अब वो लोग बेचारे क्या करते, वहां से तो निकाल दिए, ठीक है, वहां ना इधर के रहे ना इधर के रहे, तो वहां के लोग, वहां के जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन से तो निकाल दिए गए, अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था, तो अलग अलग कंट्रीज में जाकर के वो किसी तरह का कोई भी काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग फार्मिंग किया करते थे दूसरों के खेतों में जाकर, तो नेटिव वर एम्प्लॉयड इन द फार्म्स अंडर द कंडीशन ऑफ द वर्क सो हर्श। हालांकि वो जो कंडीशन बताई गई थी उनको बहुत ज्यादा हर्श थी, बच्चे उन पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे, उनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ब्रूटल पनिशमेंट दिया करते थे। तो वर्क ऑफ द हर्श दैट वाज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द स्लेवरी, जो कि स्लेवरी से थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा ना रूल रेगुलेशंस ये ज्यादा इम्पोज किए हुए थे कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो बेचारे मरते क्या ना करते, उनको तो कहते हैं ना कि उनको तो अर्न करना था, खाने के लिए उनको खाना चाहिए था, तो वो कहाँ से करते, तो उनके खेतों में काम करके, और इसी तरह से वो लोग अपनी अर्निंग किया करते थे, और अगर नहीं करते थे तो उनको मारा पीटा जाता था इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट, थिंग्स टू बी चेंज। कैसे ये चीजें चेंज हुई, इन 1960s की बात है। पीपल वर द इलेक्ट्रीफाइड बाय अ लेक्चर बाय द
एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कि क्या थे, ये कहते हैं ना कि लेक्चर होते हैं, वो लेक्चर्स जब लेक्चर अपना देते हैं, लोगों को भाषण देते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति थे, एक पर्सन थे जिसका नाम था WEM स्टेनर, ठीक है, एंड टाइटल द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, इनको जो है वो टाइटल दी गई थी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस की, ठीक है, द साइलेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एबॉर्गनीज। मतलब इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें बताया गया था कि एबॉर्गनीज को लेकर के, ये जो ट्राइब्स वगैरह होती थी, इन्होंने किस तरह से अपना जो टाइम था वो देखा था और किस तरह से इनको डिस्प्लेस कर दिया गया और वहां पर आकर यूरोपियन लेने गए। तो इसी को लेकर के उन्होंने स्पीच डिलीवर की थी फ्रॉम द 1974 द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसीज एंड। तो ये जो वाइट पर्सन के लिए, वाइट पीपल के लिए, कि ये भी वाइट पीपल के लिए है, राइट टू प्रॉपर्टी वाइट पीपल के लिए है, डेमोक्रेटिक राइट वाइट पीपल के लिए, तो ये जो राइट मैन के लिए, राइट पीपल के लिए जो भी दिया हुआ था, उनको कुछ भी राइट्स दिए गए थे, अब उनकी मोनोपोली का एंड हो जाता है। मतलब मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन उनकी जो एक तरह से बोला गया था ना कि ये तो उन्हीं के लिए है, अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो एशियन इमिग्रेंट्स अलाउ द एंट्री, राइट। तो एशियन इमिग्रेंट्स का मतलब होता है बच्चे, बाहर से कुछ लोग आकर के जब अपनी कंट्री में रहने लगते हैं तो वो इमिग्रेंट्स बोलते हैं, राइट। उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स बोलते हैं। सो विच गेव द इक्वल रिस्पेक्ट टू द नेटिव कल्चर। तो ये क्या करेंगे? एशियन इमिग्रेंट अलाउ टू एंट्री। तो अब ये दूसरे के कंट्रीज में अपना क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे, दूसरी कंट्रीज में रहने को अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि इंडिया से कोई यूएस जा रहा है तो वो यूएस में वो इमिग्रेशन होगा इंडियंस का, और हमारी कंट्री में अगर कोई यूएस से आ रहा है, कोई अदर कंट्री से आ रहा है, तो वो क्या होगा? इमिग्रेशन होगा। और हमारी कंट्री से कोई बाहर जा रहा है तो वो माइग्रेशन होगा। क्लियर है? सो सिंस देन अ multiculturalism has been official policy in the Australia which gave equal respect to native cultures। तो ये क्या करेंगे? जो कि अदर कल्चर्स के साथ साथ में इनको भी अब रिस्पेक्ट दी जाएगी, जो कि इनको बहुत ही पीछे समझा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगेगी। तो मल्टीकल्चरलाइजेशन हैज बीन ऑफिशियल पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया। तो सभी को एक मल्टीपर्पज से सभी को किया जाएगा, राइट्स दिए जाएंगे, विच गिव द इक्वल रिस्पेक्ट, जो कि नेटिव के साथ साथ में दूसरे लोगों को भी रिस्पेक्ट दी जाएगी। 1992 में द हाई कोर्ट डिक्लेयर दैट द टेरा न्यूलिस वाज लीगली। अभी बच्चे टेरा न्यूलिस क्या होता है? देखो ये होता है कि जैसे मान लो किसी ने क्या किया, ये गिवन लैंड है किसी ने किसी को लैंड ग्रांट करी, अब उस लैंड पर किसी और का अधिकार हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेरा न्यूलिस, राइट। उसको क्या बोलेंगे? टेरा न्यूलिस बोलेंगे, राइट। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैप्टर समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिएगा, और चाहो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।